नमस्ते प्रिय विद्यार्थियों। आज हम बीए पार्ट थर्ड का प्रश्न पत्र प्रथम में रूसो की सामान्य इच्छा के बारे में अध्ययन करेंगे। यह रूसो का सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक सिद्धांत है। व्यक्ति समझौते द्वारा समुदाय के लिए अपने अधिकारों का परित्याग करते हैं। इसके साथ ही उनकी व्यक्तिगत इच्छा का स्थान एक सामान्य इच्छा ले लेती है। इसे भलीभांति समझने के लिए विभिन्न प्रकार की इच्छाओं का भेद या स्वरूप को समझ लेना अति आवश्यक है, जिसमें पहला जो भेद है वो है स्वार्थपूर्ण इच्छा या एक्चुअल इच्छा। मनुष्य के मन में अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए उठने वाली विभिन्न प्रकार की अविवेकपूर्ण, अस्थायी और क्षणिक इच्छाएं होती हैं। ये स्वार्थ तथा व्यक्तिगत हित को दृष्टि में रखती हैं, सामाजिक हित पर विचार नहीं करती हैं। इसका अगर हम उदाहरण दें तो जैसे दूध में पानी मिलाने वाले या खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वाले व्यापारी का लक्ष्य केवल मुनाफा कमाना होता है, यही उसका एक विचार होता है। वह इससे समाज को पहुंचने वाली हानि को कभी नहीं सोचता कि समाज में इसकी हानि होगी। दूसरी इच्छा सामाजिक इच्छा होती है, उसको रियल इच्छा भी कहते हैं, रियल विल कहते हैं। इसमें समाज में मनुष्य अपने विवेक से व्यक्तियों के तथा समाज के हित में लगा रहता है। यह सामाजिक हित से संबद्ध होने के कारण, जुड़ा हुआ होने के कारण अस्थायी और क्षणिक नहीं होती है। यह मनुष्य की बुद्धि के चिंतन का परिणाम और व्यक्तिगत स्वार्थ के हित होने के कारण व्यक्ति की वास्तविक इच्छा होती है। वह व्यक्ति के क्षणिक स्वार्थ को नहीं अपितु उसके समुचित जीवन को तथा समाज के हित को दृष्टि में रखती है। प्रत्येक मनुष्य में दो प्रकार की इच्छाएं होती हैं, यानी प्रत्येक व्यक्ति में दो प्रकार की इच्छाएं होती हैं। ऊपर के उदाहरण के तौर पे घी में या तेल में मिलावट करने वाला कार्य स्वार्थ की दृष्टि से लाभदायक है, किंतु जब व्यक्ति अपने विवेक से सोचता है कि यह ग्राहकों के साथ धोखा है, अन्याय है, तो समाज को हानि पहुंचाने वाला है, तो समष्टि के हित को दृष्टि में रखने के कारण उसकी ये इच्छा सामाजिक है। इस प्रकार से स्वार्थी यानी एक्चुअल और सामाजिक यानी रियल इच्छा में प्राय विरोध होता रहता है, आपस में टकराती रहती हैं। अब हम इसके स्वरूप की बात करेंगे। सामान्य इच्छा का स्वरूप क्या है, नेचर क्या है? समाज के विभिन्न व्यक्तियों की सामाजिक इच्छाओं का सर्वयोग ही सामान्य इच्छा होती है, यानी समाज के विभिन्न व्यक्तियों की सामाजिक इच्छा का सर्वयोग, संपूर्ण योग सामान्य इच्छा है। सभी व्यक्तियों की सामाजिक इच्छा है कि खाद्य पदार्थों में मिलावट नहीं की जाए, यानी सब लोग ये सोचते हैं कि इस प्रकार की मिलावट नहीं होनी चाहिए, की जाए, अतः यह वह समाज की सामान्य इच्छा है। यह न तो बहुमत की इच्छा है और न ही सब नागरिकों की इच्छा है। प्रत्येक मनुष्य की राजनीतिक स्वार्थ से प्रेरित होता है, किंतु स्वार्थ के दो अंश होते हैं। पहला व्यक्ति को लाभ पहुंचाने वाला, दूसरा समाज को लाभ पहुंचाने वाला। सब नागरिकों के व्यक्तिगत स्वार्थ विभिन्न प्रकार के होते हैं। वे एक दूसरे के उदासीनीकरण करते रहते हैं। इसके बाद जो स्वार्थ बचते हैं वो सामाजिक हित के संबंध रखने वाले होंगे। परिणाम स्वरूप इनका सर्वयोग ही सामान्य इच्छा या जनरल विल होगी। रूसो ने सामान्य इच्छा को और सबकी इच्छा को, यानी जनरल विल और सबकी इच्छा, विल ऑफ ऑल में भेद करते हुए कहा है कि सामान्य इच्छा केवल सामान्य हितों पर विचार करती है। रूसो के अनुसार ये माना गया है कि सामान्य इच्छा केवल सामान्य हितों पर विचार करती है, सबकी इच्छा व्यक्तिगत हितों पर विचार करती है। जो सब मिलकर के सबकी इच्छा व्यक्त होती है वो सब व्यक्तिगत हितों पर विचार करती हैं और विशेष इच्छा का योग मात्र है।
उदाहरण के तौर पे जैसे हम ये कहें कि सब विद्यार्थियों की इच्छा छुट्टी मांगने की है। उदाहरण दे रहे हैं, परीक्षा भवन में नकल करने की और बातचीत करने की होती है, किंतु उनकी सामान्य इच्छा शांतिपूर्ण अध्ययन करने तथा नकल न करने की है। सामान्य इच्छा समाज के उच्च विचारों की अभिव्यक्ति होती है। सामान्य इच्छा समाज के उच्च विचारों की अभिव्यक्ति होती है। यह समाज के सामान्य हितों को ध्यान रखती है, यानी सामान्य इच्छा समाज के सामान्य हितों में को ध्यान रखती है, भले ही यह समाज की अल्पसंख्या द्वारा निर्धारित हो। यह संभव है कि अधिकांश विद्यार्थियों की ये इच्छा हो कि वे परीक्षा भवन में नकल करके पास हो जाएं, तथा थोड़े से ही विद्यार्थी अपने पाठ्यक्रम में गंभीरता अनुशीलन करके पास होना चाहिए ऐसा मानते हैं। समाज को इस व्यवस्था में लाभ यह है कि सब विद्यार्थी योग्य बनकर देश और समाज के लिए हितकर या उपयोगी कार्यों में लगे। अतः अल्पसंख्यक विद्यार्थियों की इच्छा सामान्य इच्छा कहलाएगी। अधिकांश विद्यार्थियों की नकल करने की इच्छा की समाज के सामान्य हित को ध्यान में न रखने के कारण बहुसंख्यक की इच्छा होने पर सामान्य इच्छा नहीं कहलाएगी। सामान्य इच्छा तीन दृष्टिकोण उसके सामान्य हैं। 3 दृष्टिकोण माने गए हैं। पहला दृष्टिकोण है उद्गम की दृष्टि से अगर उसको देखा जाए उसमें सब नागरिकों की सहमति प्राप्त होनी चाहिए। सामान्य इच्छा में सब नागरिकों की सहमति प्राप्त होनी चाहिए। ये दूसरा है क्षेत्र की दृष्टि से इसको देखा जाए, यह राज्य की समस्त जनता से संबंधित होनी चाहिए। तीसरा ध्येय है उसका उद्देश्य की दृष्टि से देखा जाए तो यह है समाज के हित के अनुकूल होनी चाहिए। इन तीनों विशेषताओं से युक्त होने पर ही कोई सामान्य इच्छा सामान्य इच्छा हो सकती है। सामान्य इच्छा के महत्वपूर्ण परिणाम क्या हैं? तो इसमें हम बात करेंगे रूसो सामान्य इच्छा के जो ऊपर बताए गए स्वरूप है उनके कुछ महत्वपूर्ण परिणाम इस प्रकार से निकालता है। इसमें हम पहले परिणाम की बात करते हैं। परिणाम की राजनीतिक संगठन या राज्य को अन्य व्यक्तियों की भांति एक संगठित एवं सजीव जीवन या विराट पुरुष मानना चाहिए। राज्य रूपी शरीर में सर्वोच्च सत्ता के संपन्न विधान सभा सिर की भांति है। जो सिर है वो विधानसभा है। न्यायाधीश और सरकारी कर्मचारी मस्तिष्क के अंगों की भांति हैं और इसके साथ ही व्यापारिक और व्यवसाय तथा कृषि मुंह और पेट की भांति हैं। इसके अलावा इसकी आय रक्त की भांति है। दूसरा है राजनीतिक संगठन। इसमें विराट पुरुष नैतिक प्राणी होता है, इसकी अपनी इच्छा होती है। तीसरा है सामान्य इच्छा सदैव ही समाज के सामूहिक हित और प्रत्येक अंग में व्यक्ति कल्याण के लिए प्रयत्न करती है। ये सब कानूनों और विधियों पर इसका मूल स्रोत है। इसके साथ ही यह अपने राज्य में सभी सदस्यों के लिए न्याय और अन्याय का निर्धारण करती है। सामान्य इच्छा के अनुकूलन कार्य न्याय और प्रतिकूल कार्य अन्याय है। जो इच्छा इतनी अधिक सामान्य होगी उतनी ही अधिक न्यायपूर्ण होगी। इसके साथ ही सामान्य इच्छा सदैव सामान्य एवं सार्वजनिक हित के लिए होती है। अतः इसका पालन करने के लिए व्यक्तियों को बाधित किया जाना चाहिए। अब हम बात करते हैं रूसो की सामान्य इच्छा की विशेषताएं। उसकी विशेषताएं इस प्रकार से है। पहली विशेषता यह है कि रूसो की सामान्य इच्छा ही पहली विशेषता में बताया गया कि यह प्रतिनिधियों द्वारा अभिव्यक्त किए जाने योग्य नहीं है। रूसो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का उपासक है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी को मानता है। इसमें सब व्यक्ति अपनी इच्छा को सदैव या स्वयं प्रकट करते हैं। दूसरे व्यक्तियों अथवा प्रतिनिधियों द्वारा इसे प्रकट करना व्यक्तियों के बहुमूल्य अधिकारों का हनन एवं लोकतंत्र की हत्या है। दूसरी विशेषता यह है कि सामान्य इच्छा को प्रभुसत्ता से अलग नहीं किया जा सकता। रूसो संपूर्ण संप्रभुता को सामान्य इच्छा से ही निहित मानता है
और यही कारण है ये संपूर्ण संप्रभुता को सामान्य इच्छा में ही निहित मानता है। वह इसका प्राण है। जिस प्रकार किसी व्यक्ति के शरीर में उसके प्राण को पृथक नहीं किया जा सकता है, उसे किसी दूसरे व्यक्ति में नहीं दिया जा सकता है, वैसे ही संप्रभुता को सामान्य इच्छा से अलग करना संभव नहीं है। तीसरी विशेषता यह है कि इसकी अखंडता और एकता यह है, और यह अखंड है क्योंकि सामान्य इच्छा होने के कारण कई अंशों में विभाजित नहीं की जा सकती है। यह बुद्धि पूर्वक चिंतन और विचार विमर्श का परिणाम होती है, अतः इसमें कोई परस्पर विरोध नहीं होता है। यह एकत्व वाली होती है और राज्य को एकता के सूत्र में बांधती है या पिरोती है। चौथी विशेषता यह है कि इसका स्थायी होना आवश्यक है, या ये स्थायी होती है क्योंकि यह क्षणिक भावेश का नहीं है, किंतु इस सुविचारित तर्क और बुद्धि का परिणाम होती है। वह राष्ट्र की संस्थाओं को स्थायी बनाती है। पांचवी विशेषता है इसको न्यायोचित होना चाहिए या न्यायोचित होना है। यह समाज के कल्याण के लिए नैतिक विचारों की दृष्टि से निश्चित होती है, अतः इसे सत्य और न्यायोचित होने के में कोई संदेह नहीं है। अगली विशेषता है कि इसको सर्वोच्च एवं निरंकुश होना है। इस पर किसी प्रकार के देवी नियमों और प्राकृतिक नियमों का प्रतिबंध नहीं है। यह किसी व्यक्ति के या व्यक्ति समूह के अधिकारों से नियंत्रित नहीं होती है। जब तक राज्य है तब तक जनहित की प्रत्येक सामान्य इच्छा उसमें सर्वोच्च शासक है, इसकी कोई अवहेलना नहीं कर सकता है। सबको इसकी पालना करनी चाहिए। इसके साथ ही हम इसकी बात करें इच्छा विशेषता की अगली, इसमें सामान्य इच्छा को राज्य का आधार मान लेना, ये स्पष्ट हो जाता है कि राज्य शक्ति से नहीं अपितु जनता की सहमति से संचालित होता है। अब हम इसके दोष की बात करेंगे। रूसो की सामान्य इच्छा के दोष क्या हैं, सामान्य इच्छा के सिद्धांत के क्या दोष हो सकते हैं, उसमें कुछ दोष इस प्रकार से हैं। पहला दोष तो यह है कि रूसो विस्तृत रूप से ये नहीं बताता है कि सामान्य इच्छा का निर्धारण किस प्रकार से होगा। व्यक्तिक और सार्वजनिक हितों के संघर्ष में व्यक्ति के लिए सार्वजनिक हित को स्वीकार करना कठिन होगा, अतः सामान्य इच्छा के निर्धारण में कुछ कठिनाइयां हैं। पहली कठिनाई तो यही आती है कि हमारे पास जनहित की ऐसी कोई कसौटी नहीं है जिसके आधार पर सब लोगों को इच्छा में और सामान्य इच्छा में भेद किया जा सके। दूसरी जो कठिनाई आती है वो यह है कि रूसो की व्यक्ति की इच्छा को दो भागों में बांटा गया है, बांट सकते हैं, जिसमें पहली है स्वार्थ इच्छा यानी एक्चुअल इच्छा, तथा दूसरी है सामाजिक इच्छा, रियल इच्छा। व्यक्ति की सामाजिक इच्छाओं का सर्वयोग सामान्य इच्छा है, किंतु व्यक्ति की इच्छा ऐसी जटिल एवं पूर्ण या अविभाज्य समष्टि है जिसका ये विभाजन संभव नहीं है। दूसरा दोष है वो ये है कि इससे व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन होता है। पहले ये बताया जा चुका है कि रूसो सामान्य इच्छा की अवज्ञा करने वालों को इसके पालन के लिए बाधित करता है। यह स्थिति प्राय अत्याचारपूर्ण और अत्याचारपूर्ण के साथ साथ में ज्ञान विज्ञान के विकास में बाधक होती है। इससे पहले भी बताया था कि जैसे हम बात करें गैलीलियो के उदाहरण से ये स्पष्ट हो जाता है कि उसे चर्च द्वारा इस सिद्धांत को मानने के लिए बाधित किया गया था कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। इसके साथ साथ तीसरा दोष यह है कि सामान्य इच्छा का सिद्धांत केवल छोटे राज्यों में सफल हो सकता है, क्योंकि जनसंख्या कम होने के कारण वहाँ इस इच्छा का सुगमता से पता लगा सकते हैं। आधुनिक युग में बड़े राज्यों में इतने विभिन्न प्रकार के स्वार्थ करने वाले व्यक्तियों का निवास होता है और उसे सामान्य इच्छा का निर्धारण करना असंभव है, उसको पता नहीं लगा जाता। चौथा दोष यह है कि रूसो द्वारा सामान्य इच्छा के निर्धारण के लिए राजनीतिक दलों की सत्ता तथा प्रतिनिधिमूलक शासन व्यवस्था का विरोध करना है। पांचवा दोष यह है कि राज्य में सामान्य इच्छा कभी कभी राष्ट्र पर आने वाले महान संकटों के अवसर पर प्रकट होती है। उस समय सब लोग या व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर उठकर सामान्य हित का निर्धारण करते हैं, किंतु सामान्य रूप में ये व्यक्तिगत स्वार्थों में इतने डूब जाते हैं कि सामान्य इच्छा का निर्धारण करना संभव नहीं हो पाता है।
अगला दोष है कि इस व्यवस्था पर अधिनायकवाद तथा इसके साथ साथ सर्वाधिकारवाद की प्रवृत्ति का प्रोत्साहन देना होता है या मिलता है। सामान्य जनता में यूं कहें सामान्य हितों का निश्चय करने में सामर्थ्य नहीं है, अतः लास्ट में जनता को इसे बताने का कार्य करने वाले नेता या यूं कहें पथ प्रदर्शक उत्पन्न होते हैं। स्पार्टा में, लाइकरगस और एथेंस में सोलन इसी प्रकार के नेता थे, किंतु ऐसे नेता संपूर्ण सत्ता हस्तगत करने के निरंकुश शासक बन सकते हैं। इससे निरंकुशतापूर्वक अत्याचारी शासक स्थापित हो जाता है और इसके साथ ही उस व्यक्तिगत स्वतंत्रता का पूर्ण रूप से हनन होता है जिसकी रक्षा के लिए रूसो ने सामाजिक समझौते की व्यवस्था की थी। अब हम बात करते हैं, अगर सारा कुछ मिलाकर के इसके मूल्यांकन की बात करते हैं तो जो ऊपर बताए गए दोष हैं, रूसो की सामान्य इच्छा का सिद्धांत राजनीतिक विचारों के क्षेत्र में असाधारण महत्व रखता है। इसने यह प्रतिपादित किया है कि राज्य का उद्देश्य किसी वर्ग विशेष का नहीं है, किंतु समुचित समाज का कल्याण और जनता का हित संपादित करना होना चाहिए। सामाजिक और साथ साथ में सामान्य हितों के व्यक्तिगत हितों की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ एवं उत्कृष्ट हैं। यानी जो सामाजिक और सामान्य हित दोनों के व्यक्तिगत हितों की अपेक्षा ज़्यादा श्रेष्ठ और उत्कृष्ट हैं। राज्य एक नैतिक संगठन है और सामुदायिक हित पर बल देकर मनुष्य की स्वार्थ में तथा हीन प्रवृत्तियों का परिष्कार करता है। रूसो ने इस सिद्धांत के द्वारा प्रभुसत्ता के जनता में निहित होने के विचार को लोकप्रिय बनाकर जनतंत्र के सिद्धांत का पोषण किया और फ्रेंच राज्य क्रांति को प्रभावित किया। धन्यवाद।